हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। हम लोग कल टेस्ट करवाए थे आप लोगों से, उसी टेस्ट के बारे में सारे क्वेश्चनों का आप डिस्कशन कर लेते हैं जो भी टेस्ट पेपर टेस्ट हुए हैं। तो हम बिना देर किए हुए हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। पहला इकोनॉमिक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन था धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान मैं बता चुका हूँ, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चाइना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चाइना क्यों है? क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा हाइब्रिड प्रोडक्शन करता है, इसके लिए उसका फर्स्ट रैंक हो जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें देसी चीज़ें यूज की जाती हैं धान के केस में भी, और अब हाइब्रिड का रकबा भी बढ़ रहा है, आज की डेट में बढ़ रहा है। लेकिन इसके पहले जो था, आज भी अभी भी काफ़ी हद तक रकबा क्या है, देसी धान का है। मतलब जो ट्रेडिशनल वेराइटी हमारी निकली हुई हैं, जो हाइब्रिड नहीं है, वो उनका ज़्यादा, इसलिए हम सेकेंड स्थान पे हैं। लेकिन एरिया हमारे यहाँ फर्स्ट है। धान के एरिया के केस में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे यहाँ फर्स्ट रैंक है। अब फिर IRRI का मुख्यालय, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? हम अगर IRRI की बात कर लें, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर इसकी बात कर लें तो ये मैं इसके पहले जो था, ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में था। कहाँ? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में था। लेकिन अब इसको ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया इसका? ये लॉस बानोस, ये पहले मनीला था, अब कहाँ है नाउ? अगर हम बात करें तो ये लॉस बानोस। कहाँ है? लॉस बानोस, जो फिलीपींस में ही पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें, इसका आंसर क्या है? फिलीपींस है। इसका भी आंसर क्या है? फिलीपींस है। अब हम इक्रिसेट अगर पूछ लें इक्रिसेट का मुख्यालय कहाँ है, तो इक्रिसेट के बारे में मैं बताया होगा जब आप लोगों को वो पढ़ाया गया होगा, क्या नाम है, ICPH8, वहां मैंने डिस्कशन किया होगा संभवतः। ICPH8 जो अरहर की प्रजाति है उसके बारे में डिस्कशन किया होगा, तो मैं इक्रिसेट के बारे में बताया होगा। ठीक, उसमें क्या था? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। हमने ये बात की, मतलब शुष्क क्षेत्रों, अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए क्रॉप का रिसर्च सेंटर है वहां इंटरनेशनल लेवल पे। कहां है वो? हैदराबाद में है। स्थापना 1973 में हुई थी, किसी किसी किताबों में 1972 भी लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो 1972 ध्यान रखेंगे, सॉरी 1972 ही ध्यान रखें, कहीं कहीं 1973 लिखा है। तो स्थापना 1972 क्या है? इक्रिसेट। और कहां है इसका हेड ऑफिस? हैदराबाद में है इक्रिसेट। क्लियर होगी बातें? अब बात है NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। NSI नेशनल शुगर के मत कहीं ध्यान रखेंगे, इसके जब कहेगा नेशनल शुगर, NSI स्टैंड फॉर, अगर ऐसे लिख दे NSI स्टैंड फॉर, मतलब उसका मतलब है कि इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल NSI स्टैंड फॉर अगर लिख दे कहीं, तो मतलब इसका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ना कि नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट। दो ऑप्शन जरूर रखेगा वो, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट रख सकता है और नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट रखा है। तो हम सिर्फ क्या रखेंगे? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये है आपका कानपुर में, यही आपका कानपुर कल्याणपुर के पास। तो कानपुर में ध्यान रखेंगे, ये कहां है? कानपुर में। NSI, ठीक, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। मतलब ये चीनी का स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, चीनी का जो स्टैंडर्ड क्या रहेगा वो ये बताता है कि कौन ये अगर इतना इसका मोटा दाना है तो ये रहेगा, इतना है तो ये रहेगा। और सबसे मोटे दाने, सबसे अच्छे दाने हम कहाँ, हम मोस्टली हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेचते हैं, हम भी चीनी कहीं ना कहीं बेचते हैं। तो इन चीजों का भी इसका। और हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, गन्ने से जो चीनी का जो एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब जो हम प्राप्त करते हैं वो मैक्सिमम 10%। लेकिन अभी हाल ही में एक प्रजाति विकसित की है, राजेंद्र गन्ना 1, राजेंद्र गन्ना 1। अगर हम इसकी बात करें तो ये पूसा समस्तीपुर बिहार से निकली है। इसमें लगभग माना गया है कि 16% चीनी होती है। कितनी चीनी होती है? 16%। मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आएंगे, 2-4, मान लो कुछ क्वेश्चन आने किसी टेस्ट में आ जाएंगे, तो इससे धीरे धीरे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप नंबर ऑफ अचीव करेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्टेन भी करेंगे। तो अगर हम बात करें तो राजेंद्र गन्ना 1, इसमें लगभग 16% चीनी है। और अगर वहीं शुगर पूरे विश्व की बात कर ले, विश्व लेवल पे सबसे ज्यादा किसका चीनी का उत्पादन होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे? तो चुकंदर की। किसका? चुकंदर की।
और चुकंदर में लगभग 16% चीनी पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, चुकंदर में कितने परसेंट चीनी पाई जाती है? 16% चीनी पाई जाती है। लेकिन अगर इनकेस एशिया की बात कर लें और स्पेशली इंडिया की बात कर लें तो यहां गन्ने की चीनी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि गन्ने की चीनी ज्यादा मीठी होती है इन कंपेरिजन टू चुकंदर। क्लियर हो गई बातें? इन बातों का भी ध्यान रख लेंगे। हो गया। अब गेहूं की बीज दर की बात करें तो इसमें डिबलर द्वारा बीज दर पूछा गया आपको, तो 25 से 30 किलोग्राम, ये सबको पढ़ा होगा। ठीक, और ये कई बार क्वेश्चन आता भी है। गेहूं की बीज दर डिबलर द्वारा, तो वो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बीज दर मैंने बहुत ढंग से बताया होगा कि हाँ, अगर सामान्य बीज दर 100 किलोग्राम, लेट सोइंग करें तो 120 से 125 किलोग्राम, और छिटकवा बीज से भी सोइंग करें तो 120 से 125 किलोग्राम। इस तरह की बातों को हमने कर लिए होंगे। नोवल केन का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम। नोवल केन का मतलब होता है नया गन्ना, नोवल का मतलब नया। तो नए गन्ने का अगर हम वैज्ञानिक, नोवल केन का वैज्ञानिक नाम है तो सेकेरम ऑफिसिनेरम। नोवल केन से भारत के संबंधित वैज्ञानिक मैं बताया होगा टी एस वेंकटरमन। अब वेंकटरमन को हमने बता दिया होगा। फिर इसमें लिखा है, एक ऑप्शन लिखा है सेकेरम बारबेरी। इंडियन गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सेकेरम बारबेरी। फिर लिखा है सेकेरम साइनेंसिस। चाइनीज गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सेकेरम साइनेंसिस। और फिर हमने दो बताए होंगे, सेकेरम स्पॉन्टेनियम और सेकेरम रोबस्टम। वो दोनों क्या हैं? वाइल्ड गन्ने हैं। कैसे हैं? जंगली प्रजातियां हैं, गन्ने की जंगली जातियां हैं। क्लियर हो गई बातें? अब टेसल और सिल्क संबंधित है मक्का से। टेसल मेल पार्ट को कहते हैं और सिल्क फीमेल पार्ट को कहते हैं। टेसल जब निकलता है तो टेसलिंग कहलाता है, और सिल्क जब निकलता है तो सिल्किंग कहलाता है। दोनों केस में मक्का होता है, ये मक्के से रिलेटेड है। और ये दोनों स्टेज सबसे जरूरी होता है किसके लिए? सिंचाई के लिए। अगर पूछे इरिगेशन की क्रांतिक अवस्था कौन सी है तो टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज, इस बात का ध्यान रखेंगे। और टेसल पहले निकलता है और सिल्क बाद में निकलता है, इसलिए इसमें कौन सी अवस्था बताते हैं हम लोग? प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है। अब स्वपरागित बाजरा है। बाजरा परपरागित पौधा है क्योंकि इसमें प्रोटोगायनी स्टेज पाया जाता है। कैसा? प्रोटोगायनी मतलब मादा भाग का पहले परिपक्व होना, प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी। क्लियर हो गई बातें? अब इसलिए परपरागित पौधा है। अगर वहीं आपसे ज्वार पूछ लेता तो ज्वार क्या है? प्रायः परपरागित है। अब चने में नमकीनपन का कारण है, चने में नमकीनपन का कारण तो मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। मैलिक एसिड हम 90 से 94% बताए होंगे और ऑक्जेलिक एसिड 6 से 10% बताए होंगे। तो मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दो के दोनों रिस्पांसिबल हैं किसके लिए? नमकीनपन या खट्टेपन के लिए। तो लास्ट ऑप्शन है आपका ए एंड बी। भारत का कुल कितने प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 42% भाग एरिया सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत। और ये रकबा बढ़ता भी है, हर साल कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीजिंग हो रही है। और जैसे जैसे डेटा आएगा ये डेटेबल चीजें उनको और भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी एट द टाइम 42%। आर्केल अर्ली बर्गर किसकी प्रजाति है? मटर की प्रजाति है। और मैं इन दोनों में बताया होगा। ठीक, ये मटर में बताया होगा आर्केल अर्ली बर्गर बोनबिली, डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी की बात किया होगा हमने। आजाद मटर 3। अरहर की बीज दर, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अरहर की बीज दर का। तो 12 से 15 किलोग्राम अरहर की बीज दर है। और अरहर सभी दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सूखा सहनशील करने वाली फसल है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। अरहर के केस में अरहर में हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है क्योंकि सभी मोस्टली दलहनी जो फसलें हैं खरीफ सीजन की वो इपिजियल जर्मिनेशन होता है, मतलब भूमि उपरिक अंकुरण पाया जाता है। लेकिन आपका अरहर में जो है वो अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अब राइजोबियम जपोनिकम की बात कर लें तो राइजोबियम जपोनिकम की किसकी जड़ में पाया जाता है? तो सोयाबीन की जड़ में पाया जाता है। ठीक, अब यहां लिखा है ल्यूपिन्स। ल्यूपिन्स में क्या पता है? राइजोबियम ल्यूपिनी पाया जाता है। मटर में, मटर की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम पाया जाता है। और राजमा में राइजोबियम फैसियोलाई। राजमा में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम फैसियोलाई। और राजमा का वैज्ञानिक नाम हम फैसियोलस बुल्गेरिस बताए होंगे ऑलरेडी पहले ही। लेकिन राजमा ध्यान रखेंगे, राजमा कहा जाता है कि राजमा जो समतली क्षेत्र है, मतलब मैदानी इलाकों में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता क्योंकि इन क्षेत्रों में या तो नोड्यूल्स नहीं बनते हैं, इवन बन भी गए तो उसमें निफ जीन नहीं पाया जाता है और वो बैक्टीरिया सक्रिय नहीं होती है इस काम के लिए। नाइट्रोजन की किसकी अगर बात करें तो नाइट्रोजन अगर पूछ दे आपसे एक क्वेश्चन कि नाइट्रोजन वायुमंडल में क्यों है, उसका क्या काम है, तो ध्यान रखेंगे नहीं, ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करता है। क्या करता है वो? ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा सक्रिय हो जाएगा तो अगर आग लग जाएगी तो बुझेगा नहीं, पहला कंडीशन। दूसरा, कोई भी जीव डायरेक्ट ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को नहीं ले सकता।
इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि और नाइट्रोजन क्या है, ज्यादातर कार्बनिक चीजों से रिलेटेड है, वो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है। तो कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए, ये चीजें नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेती हैं, हम नहीं, ना ही कोई बड़े जीव। बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया वो उनको डायरेक्ट अपटेक करते हैं और वो उसको प्रोटीन के वो फिक्स करते हैं जमीन में या पौधे के अंदर, और वो उसके अंदर प्रोटीन के रूप में आता है और वो प्रोटीन हम लेते हैं। इस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है और ये बनता रहता है। क्लियर होगी बातें? और भी बहुत तरीके तड़ित मन बिजली के द्वारा भी नाइट्रोजन आती है, वो भी फिर पौधे फिर उसको नाइट्रेट में बदलते हैं और नाइट्रेट में फिर लेते हैं। तो कभी डायरेक्ट नाइट्रोजन सिर्फ कुछ बैक्टीरिया को या कुछ माइक्रोब्स को छोड़ करके कोई नहीं लेता। हम बात कर ले कि हाँ कुछ बैक्टीरिया कुछ उसको नहीं लेता, लेकिन जब नाइट्रेट के रूप में वो लेते हैं और नाइट्रेट से फिर प्रोटीन के रूप में उसमें स्थिरीकरण होता है, मतलब वो फिक्स होता है किसी फ्रूट्स में, लीफ में, और उसको हम अपटेक खाते हैं और उसको बदलते हैं। ये भी चीजें हो गई। क्लियर हो गई? अब बात है ट्रेसिंग किस फसल से संबंधित है? गन्ने से मैं बताया होगा, गन्ने में पत्ती छुड़ाने की क्रिया, सूखी पत्ती हटाने की क्रिया ट्रेसिंग कहलाती है। तंबाकू में वांछित रंग और स्वाद देने की क्रिया क्यूरिंग कहलाती है। हमें कैसा स्वाद चाहिए और कैसा रंग चाहिए तंबाकू में, अच्छा मान लो मार्केट वैल्यू लेने के लिए या टेस्ट के लिए, तो वो चीजें क्या है, क्यूरिंग कहलाएंगी। क्यूरिंग के केस में बताया होगा कि फायर क्यूरिंग करते हैं, फ्ल्यू क्यूरिंग कहते हैं, लपट द्वारा भी वो क्यूरिंग करते हैं, धुएं से भी करते हैं, सन क्यूरिंग भी करते हैं, ये ढक के भी क्यूरिंग की एक प्रक्रिया है जो चलती है। क्लियर हो गई बातें? सरसों के बीज दर 4 से 6 किलोग्राम, टाइप 678, पूसा जायंट और BL10 किसकी प्रजाति है? तो ये बरसीम की, सिर्फ और सिर्फ बरसीम की। क्योंकि अगर हम देखो नेपियर घास और पपीता की पूसा जायंट तो इन तीनों की प्रजाति है, लेकिन T678 और BL10 नहीं है। तो हमने 3 यहां रखा गया ऑप्शन में, टाइप 678, पूसा जायंट और BL10, ये सिर्फ और सिर्फ बरसीम की प्रजाति है। लेकिन अगर हम सिर्फ पूछ देते पूसा जायंट किसकी प्रजाति है और तीनों ऑप्शन दे देते यही, तब सभी की प्रजाति, तब क्या लगता है सभी। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आरा मक्खी, ठीक, एथेलिया प्रोक्सिमा, सरसों में लगता है, मैं बताया होगा जब सरसों पढ़ाया होगा तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सरसों में इसका माउथ पार्ट कैसा होता है, आरे नुमा होता है, दराती नुमा, इसलिए इसे आरा मक्खी कहा जाता है। सबसे ज्यादा क्लोन किस फसल की बनाई जाती है? अब क्लोन के बारे में हम एक अलग क्लास लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो वहां क्लोन हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम सिर्फ सबसे ज्यादा क्लोन आलू की बनाई जाती है, और सबसे पहला स्तनधारी का क्लोन डॉली नामक भेड़ का बनाया गया था। और सबसे पहला क्लोन, सिर्फ स्तनधारी में शब्द यूज कर रहा हूं तब डॉली नामक भेड़ की बात आएगी, यान विल्मुट ने जो काम किया था। लेकिन सबसे पहला क्लोन मेढक में बना था 1962 में। उसकी भी जब क्लोन करेंगे तो पढ़ेंगे तो सब बातें कर लेंगे हम लोग। कपास में जिनिंग प्रतिशत होता है 24 से 43%। मूंगफली में पोपिंग किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। पोपिंग क्या है? कैल्शियम की कमी से मूंगफली के दानों का छोटा रह जाना या मूंगफली में दानों का न बनना। परिभाषा ध्यान से रखेंगे, मूंगफली में दानों का न बनना या बनना तो बहुत छोटा रह जाना, टाइनी रह जाना, वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पोपिंग, पैगिंग नहीं है, पोपिंग है। क्लिस्टोगैमी निम्न में से किस फसल में होता है? तो क्लिस्टोगैमी सभी में होता है, क्लिस्टोगैमी सभी में होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। मूंगफली, गेहूं और जौ सभी में होता है। क्लिस्टोगैमी किस में होता है? मूंगफली, गेहूं और जौ सभी में पाया जाता है, क्लिस्टोगैमी नहीं मिलता। क्लियर हो गई बातें? क्लिस्टोगैमी क्या है? परागण के बाद पुष्प का न हो खुलना। परागण हो गया और पुष्प का कभी भी खुलना नहीं। जैसे मान लो ये सपोज ये फ्लावर है, सपोज ये फ्लावर है और इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट है, इसके अंदर ये परागण हो गया, और परागण हो जाने के बाद जब तक कि पॉड ना बन जाए वो मतलब वो पुष्प खुलता ही नहीं, ऑल टाइम बंद रहता, अंदर ही अंदर परागण हो जाता, अंदर अंदर सारी क्रियाएं हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात है? इस बात का ध्यान रखेंगे। और क्लिस्टोगैमी किसमें तीन सभी में होता है, मूंगफली में, गेहूं में, जै में, धान में नहीं। धान में चश्मोगैमी होता है। चश्मोगैमी क्या? धान और मूंग में क्या है? चश्मोगैमी। परागण होने के बाद, धान और मूंग में परागण होने के बाद पुष्प खुल जाता है। स्वपरागण तो वो इसमें भी होता है, लेकिन चश्मोगैमी क्या है? आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर शुड बी ओपन, और इसमें आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर मस्ट बी क्लोज्ड। तब हम ये दोनों टर्म यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। पूर्ण जड़ परजीवी पौधा है ओरोबैंकी,
स्ट्राइगा में अर्धजड़ परजीवी पौधा स्ट्राइगा, कस्कुटा में बताया होगा टोटल स्टेम पैरासाइट, लॉरेंथस सेमी स्टेम पैरासाइट, ये सब बातें हमने कर लिया होगा। पूफा किस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस फसल में अधिक पाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे सूरजमुखी में, और सूरजमुखी में 64% लिनोलेक खरपतवार शब्द दिया जेथ्रोटुल ने, या फादर ऑफ वीड की बात करेंगे तो जेथ्रोटुल। यहां एक शब्द लिखा है जीबी ट्रिपलेट, तो फादर ऑफ जीरो टिलेज की अगर बात आएगी तो जीबी ट्रिपलेट, फादर ऑफ जीरो टिलेज की अगर बात आएगी तो जीबी ट्रिपलेट, जीरो टिलेज, ऐसे नहीं, फादर ऑफ जीरो टिलेज की बात आएगी तो जीबी ट्रिपलेट। एसएस बेंस हम बताए होंगे रिले क्रॉपिंग संबंध, ग्रेनाइट है, अम्लीय अग्नेय चट्टान है, अम्लीय है। क्षेत्रधारिता, क्षेत्रधारिता जो होती है, क्षेत्र फील्ड कैपेसिटी, ये जो होता है ये 0.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, और मैं आप पानी बरसने के या सिंचाई के 24 से 48 घंटे के बाद, 24 से 48 घंटे के बाद जो है वो जो लीचिंग के बाद जो पानी माइक्रो पोर में बचता है, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों में बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रधारिता, वही होता है जो इनके बीच जब बचता है। नीस किसका रूपांतरित हो रहा है, ग्रेनाइट का, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए क्या करते हैं, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का भी प्रयोग करेंगे, पायराइट का भी प्रयोग करेंगे, और अधिक मात्रा में अगर कार्बनिक खादें प्रयोग कर रहे हैं तब भी हम क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। विस्फोटक उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट, हम बताए होंगे। और अमोनियम सल्फेट की बात करें तो अमोनियम सल्फेट से पूछा गया कई बार है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% और 24% सल्फर होता है, एनहाइड्रस अमोनियम 82%। ये बातें हो गई, तो इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। इतने सारे डिस्कशन हो गए आपके कि तो एग्रोनॉमी से इतनी बातें हो गई हैं, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगर किसी को इसमें डाउट लगा होगा तो आप बता देंगे हमें, तो हम देखेंगे कमेंट क्या है, तो फिर उसमें बातें कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।